गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो क्लास 10th के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट हमें पता होना चाहिए कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी का मतलब होता है द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब मान लो ये पेरेंट्स हैं और इनसे कैरेक्टर पास होता है ऑफस्प्रिंग में, मतलब इनके सन या डॉटर में। इसको क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। सिंपल। अब दूसरा टर्म है इसमें इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब होता है द ग्रेजुअल चेंज इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज और जीनस। मतलब जैसे कोई एक स्पीशीज था और वो कई हज़ारों करोड़ों साल बाद इवॉल्व होकर कुछ अलग तरीके का बन गया स्पीशीज है ना, तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। जैसे आपने सुना होगा कि ह्यूमंस हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज कि वो पहले ह्यूमंस बंदर जैसे लगते थे और फिर उन्होंने धीरे धीरे इवॉल्व किया, फिर जाके हम होमोसेपियंस बन पाए, है ना। वी बिकेम होमोसेपियंस। सो फिर 9.1 जो टॉपिक है उसमें है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कैसे एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट मतलब क्या? जैसे किसी चीज़ में समाहित होना। समाहित मतलब उसमें रह जाना। सिंपल। एक्यूमुलेशन का आपको मतलब समझ में आ गया। Inheritance from the previous generation provides both a common basic body design and subtle changes in it। जैसे इस सेंटेंस में, ये पहला दो सेंटेंस में कह रहा है कि इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, मतलब मान लो ये माता पिता हैं और इनसे एक डॉटर बनी, उन्होंने एक डॉटर को जन्म दिया। तो इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिस बॉडी डिज़ाइन। मतलब बॉडी डिज़ाइन सेम होगा। जैसे अगर पेरेंट्स ह्यूमन बीइंग है तो बच्चा भी ह्यूमन बीइंग होगा। ऐसा नहीं है कि वो बंदर हो जाएगा या घोड़ा हो जाएगा। ही इज़ गोना बी और शी इज़ गोना बी अ ह्यूमन बीइंग, बट विथ अ सबटल चेंज। मतलब थोड़ा सा वेरिएशन होगा। देयर वुड बी अ स्मॉल वेरिएशन, और इसी स्मॉल स्मॉल वेरिएशन से, मतलब एक छोटा सा वेरिएशन हुआ, फिर एक छोटा सा वेरिएशन हुआ, ऐसे धीरे 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 करके इसका रिजल्ट क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। मतलब जो जो ऑर्गेनिज्म है वो एक टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल में इवॉल्व कर जाता है ना। यस। फिर हम दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूसेस। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया कि पेरेंट थे, उन्होंने प्रोड्यूस किया एक डॉटर को, फिर अब क्या होगा? ये डॉटर एक और बच्चे को जन्म दे, यू नो। द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिटेड फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यू क्रिएटेड डिफरेंस। मतलब क्या होगा? जो पेरेंट्स थे वो थोड़ा सा डिफरेंट होंगे डॉटर से, या डॉटर थोड़ा डिफरेंट होगी पेरेंट्स से, और जो डॉटर का जो सन या डॉटर होगा वो डिफरेंट होगा उसके ग्रैंड पेरेंट्स से और इवन इसके पेरेंट्स से। सिंपल टर्म में मतलब हर जनरेशन में जो नया स्पीशीज़ आता है वो थोड़ा सा डिफर होता है पहले स्पीशीज़ से। और ये क्यों होता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं। यही अंतर होता है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। Figure 9.1 would represent the situation if a single individual reproduces as happens in asexual reproduction। जैसे फिगर 9.1 पे आप देखो, इसमें क्या है? एक इंडिविजुअल है और ये मतलब एक ही इंडिविजुअल टाइप का है, और वो दो इंडिविजुअल मिलकर रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये रिप्रोड्यूस करके दो ऑफस्प्रिंग बनाता है तो इसका देखो दोनों अलग अलग तरह के, और ये इससे मैच नहीं करता। वैसे ही ये दो अलग अलग तरीके के और ये इससे मैच नहीं करता, लेकिन बेसिक बॉडी फॉर्म सेम तरह का है। मतलब क्या? हर जनरेशन में थोड़ा सा चेंज होगा ऑफस्प्रिंग में, लेकिन लगभग सेम रहेगा। दैट इज़ 99% जो डीएनए है वो पेरेंट्स से सेम रहती है, 99 पॉइंट समथिंग। थोड़ा सा लिटिल सबटल चेंजेस वुड बी देयर, है ना।
It would represent the situation if a single individual reproduces as happens in asexual reproduction. If one bacterium divides and then the resultant two bacteria divide again, the four individual bacteria would be very similar. There would be only one minor difference between them generated due to small inaccuracies in DNA copying. However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated. मतलब ये इस लाइन में कह रहा है कि मान लो एक बैक्टीरिया है, वो डिवाइड करके बाइंडर फिजन दो बैक्टीरिया बनाया, ये दो बैक्टीरिया डिवाइड करके चार बैक्टीरिया बनाते हैं, तो वो लगभग सेम होंगे क्योंकि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नाम मात्र का वेरिएशन होता है। लेकिन वहीं हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक पेरेंट है, उन्होंने एक नए इंडिविजुअल को जन्म दिया, तो इसमें क्या होगा, वेरिएशन ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल यही कहना चाहते हैं वो। Depending on the nature of variation, different individuals would have different kinds of advantages. मतलब वही चीज़ है कि डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस के साथ आएंगे। बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव एज हैव डिस्कस। जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, और जैसे मान लो एक बैक्टीरिया हम देते हैं, लेट मी चूज द स्लाइड। एक बैक्टीरिया है, इससे डिवाइड होके दो बैक्टीरिया बनते हैं और फिर इससे डिवाइड होके मान लो चार बैक्टीरिया बनते हैं। तो मान लो ये जो पहला दो बैक्टीरिया डिवाइड होके बना, अगर इसमें से सिर्फ एक ही के पास ऐसा कैरेक्टर हो जो हीट में सरवाइव कर पाए, तो क्या होगा, इसमें से एक ही सरवाइव करेगा। और मान लो ये जो चार हैं, इनमें से अगर ऐसे कोई कंडीशन आ गया कि उनके आसपास बहुत सलाइन कंडीशंस आ गए, मतलब बहुत सॉल्टी कंडीशन, और इसमें से सिर्फ एक ही इवॉल्व हुआ है जो सलाइन कंडीशंस को सह पाए, मतलब सलाइन कंडीशन में रह पाए, तो क्या होगा, एक ही बैक्टीरिया लिविंग रहेगा और ये बाकी डेड कर जाएंगे। तो इसलिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरिएशन से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है टू अडेप्ट इटसेल्फ टू अपकमिंग सिचुएशंस। तो पहला क्वेश्चन है, if a trait A exists in 10% of population of a asexually reproducing species and trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? तो कह रहा है कि एक ट्रेट है जो सिर्फ 10% पॉपुलेशन में है और एक ट्रेट जो 60% पॉपुलेशन में है, तो आपको बताना है कि कौन सा ट्रेट पहले आया होगा। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल? मैंने अभी बताया, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया था, वो डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बनाता है और इन दोनों में वेरिएशन आता है। एक में वेरिएशन ये आता है कि वो मान लो 90 डिग्री तक टेम्परेचर सह पाता है और एक में वो वेरिएशन नहीं आता है। तो अब कल को अगर ऐसा होता है कि उसके जिस पानी में वो रहते हैं उसका टेम्परेचर 90 डिग्री हो जाए, तो क्या होगा, ये 90 डिग्री वाला लिविंग रहेगा और ये मर जाएगा। तो यही होता है, इसमें वेरिएशन आया मतलब क्या, द वेरिएशन प्रमोट सर्वाइवल। इस केस में क्या हुआ, जो नए एक बैक्टीरिया में जो वेरिएशन आया उसके चलते वो एक बैक्टीरिया सर्वाइव हो पाया और दूसरा मर गया। तो यही शो करता है कि वेरिएशन के चलते सर्वाइवल प्रमोट होता है। फिर आता है हेरिडिटी। मैंने आपको सिंपली टर्म में बताया था, हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी, यू नो। तो इसमें है कि द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सिमिलर डिजाइन। द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रिलायबली इनहेरिटेड। मतलब हेरिडिटी मतलब जैसे मान लो आपके पेरेंट्स हैं, उनसे आप में कैरेक्टर आए, मतलब मान लो आपके माँ पापा का आँख ब्लू है तो आपका भी आँख ब्लू है, तो क्यों, क्योंकि यह हेरिडिटी के चलते हैं, वो ट्रेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं आपके पेरेंट्स टू
ऑफस्प्रिंग में उसको बोलेंगे हेरिडिटी। सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब आता है इनहेरिटेड ट्रेट्स 9.2.1। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। एनसीईआरटी कहता है कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस का असली मतलब क्या है। वी नो दैट अ चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर ऑफ अ ह्यूमन बींग। मान लो एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक ह्यूमन बींग के। एक नाक होगा, एक कान होगा, एक हार्ट होगा, दो लंग्स होंगे, However, it does not look exactly like its parents, and human population show a great deal of it. जैसे मान लो एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एक ह्यूमन बींग के, लेकिन ये और किसी भी 7.1 बिलियन लोगों की तरह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिक बच्चा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका फिंगरप्रिंट और किसी से मैच नहीं करेगा, लेकिन बेसिक तरीके से ये ह्यूमन बींग होगा, इसके पास भी एक नाक होगा। इसी को बोलते हैं वेरिएशन, क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमंस के होंगे जैसे सारे ह्यूमंस होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा वेरी करेगा बाकी 7.1 बिलियन ह्यूमंस जो अर्थ पे हैं। ठीक है। अब एक्टिविटी 9.1 में देखो, इसमें आपको एक डायग्राम शो हुआ है। मेरे को इसको जूम करने दो। एक ये इसको बोलते हैं फ्री ईयर लोब्स। फ्री ईयर लोब्स क्यों बोलते हैं? जैसे ये देखो, यहाँ का जो मसल है ये अटैच नहीं है इसके यहाँ पे फेस रीजन से। और ये दूसरे एग्जाम में देखो कनेक्टेड ईयर लोब्स। इसमें ईयर लोब्स जो हैं वो ऐसे कनेक्टेड है इससे। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है। ऐसे देखो तो कान तो दोनों के पास है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, लेकिन ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं इवोल्यूशन को। दिस शोज इवोल्यूशन। दिस शोज इवोल्यूशन। और अब हम आते हैं टॉपिक 9.22 रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स ऑफ मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। अब मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए हैं इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग। क्योंकि आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और जेनेटिक्स में हमें पढ़ने क्या रहता है? हेरिडिटी के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, जेनेटिक्स के डीएनए के बारे में, आरएनए। तो ये उसी से रिलेटेड चैप्टर है। The rules of inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and mother contribute practically equal amount of genetic material to the child. जैसे आपको पता होगा कि अगर एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा या एक चाइल्ड बर्थ लेता है तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये तो आपको पता है। तो 23 फादर से आता है और 23 मदर से आता है। और ये दोनों फादर से स्पर्म, मदर से एग मिलता है और ये जाइगोट बनाता है, और इस जाइगोट डेवलप होके बेबी बनाता है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यही कह रहा है। What will then the traits seen in the child be? Mendel. What are the main rules of such inheritance? And this और मेंडल ने इस पे बेसिकली काम किया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया ऑफस्प्रिंग आ रहा है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स सेम होंगे, मतलब उसके पेरेंट्स से, और क्या वो वेरी करेंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा मेंडल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। वो एक मॉन्स्ट्री में काम करते थे, टीचर थे फिजिक्स के, लेकिन उन्होंने बायो में काम किया और बायो का लॉ उन्होंने दिया था फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल्स यूज़ करके। तो उस समय जो बायोलॉजिस्ट थे उस समय बायोलॉजी में मैथ का यूज़ नहीं होता था। तो उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं, तुम जो लॉ दे रहे हो वो गलत दे रहे हो। लेकिन उनके डेथ के बाद 3 साइंटिस्ट ने मिलके इस पर अलग से उनके लॉ को प्रूव किया कि नहीं, जो मेंडल बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। जो हालांकि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब उनको रेस्पेक्ट में फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है। Mendel used a number of contrasting visible characters. Contrasting visible character means, contrasting मतलब क्या? उससे डिफरेंट हो और तुम उसको देख पाओ। जैसे एक बच्चा है वो टॉल है और एक बच्चा है वो शॉर्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मतलब तुम आँख से देख सकते हो कि ये टॉल है और ये आँख से देख सकते हो कि शॉर्ट है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है।
सिंपल। तो मेंडल ने किस पे काम किया था? मेंडल ने काम किया था पी प्लांट पे। आपको दिख रहा है ये पी प्लांट, और इसको उसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, आपको पता होगा। तो उन्होंने क्या किया था, 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे। और क्या क्या लिया था उन्होंने? प्लांट हाइट लिया था, पॉट शेप लिया था, उन्होंने फ्लावर कलर लिया था, और डिफरेंट डिफरेंट अदर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे और पी प्लांट के लिए थे, ठीक है। उसके बाद मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस। मैंने आपको पहले बताया, राउंड रिंकल शीट, टॉल या शॉर्ट, वाइट और वॉयलेट फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स का लिया, पॉट का लिया, सीड का लिया। ही टुक pea plants with different characters, a tall plant and a short plant produce। और मतलब उन्होंने क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट में एक प्लांट लिया, आपको दिख रहा है, एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, यहाँ पे देखो, और उसे क्रॉस कराया। क्रॉस मीन्स उसको रिप्रोड्यूस कराया, पॉलिनेशन उन दोनों का कराया, और उससे क्या 4 इंडिविजुअल्स मिले। उस 4 इंडिविजुअल्स में उन्होंने पाया कि जो चारों इंडिविजुअल थे, इसमें चारों देखो टॉल दिख रहे होंगे, 4 ऑल ऑफ देम वर टॉल, उनमें से चारों इंडिविजुअल्स टॉल थे, आपको दिख रहा है। और जब उसके बाद F2 जनरेशन, F1 F2 का मतलब यहाँ पता है फीलियल, आपको अगर नहीं पता हो, F1 F2 का मतलब यहाँ पे होता है फीलियल से होता है, ठीक है, सिंपल। तो पहले जनरेशन में क्या हुआ, पहली बार क्रॉस कराया तो ये 4 निकले। अब इस 4 में से उन्होंने 2 को ले लिया, मान लो यहाँ पे 2 को ले लिया, और इस 2 को फिर क्रॉस कराया, इस यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इनको पॉलिनेट कराया, तो और फिर 4 प्लांट्स मिले। उनमें इन्होंने पाया 3 टॉल थे और एक शॉर्ट था, मतलब 3 उसमें से टॉल था, एक शॉर्ट था। तो कितने का रेशियो हुआ? 3:1, ठीक है। यही इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है। इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ टीटी एंड टी, मतलब यहाँ पे टीटी का मतलब ये अलील्स दिखा रहे हैं। अलील्स मतलब होता है क्या है, जैसे मान लो क्रोमोसोम्स जाते हैं, ठीक है, तो क्रोमोसोम्स में अलील्स होते हैं, जैसे कैपिटल टी मतलब टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब टॉल, और स्मॉल टी का मतलब शॉर्ट होता है। इसको हम आगे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि पहले एक्सपेरिमेंट की, अगर किसी प्लांट में एक भी कैपिटल टी है और उसके साथ एक स्मॉल टी भी है, तभी वो प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। और एक और क्या पाया कि अगर किसी प्लांट को शॉर्ट होना है तो उसमें दोनों में एक स्मॉल टी होना चाहिए। कहीं भी किसी भी प्लांट में अगर एक कैपिटल टी आ गया तो उसके साथ एक स्मॉल टी आए या उसके साथ एक कैपिटल टी आए, वो होने वाला है टॉल। मतलब जहाँ भी अकेले कैपिटल टी आ गया तो वो प्लांट होगा टॉल। और इसी को उन्होंने बोला डोमिनेंट, कि टी डोमिनेंट है किस पे, स्मॉल टी पे, ठीक है। अगर किसी प्लांट को शॉर्ट होना था तो उसको स्मॉल टी और स्मॉल टी होना था, ठीक है। चलो अब हम दूसरे पैराग्राफ पे जाते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जैसे आप इस फिगर 9.4 में देख सकते हो, उन्होंने 2 पी प्लांट लिए, एक में पिंक फ्लावर था और एक में वाइट फ्लावर था, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो आपको पता ही होगा, एक प्लांट है या दूसरा प्लांट है और इसका पॉलन इसके स्टिग्मा में ले जाओ तो उसी को क्रॉस पॉलिनेशन कर देते हैं। तो पहले जनरेशन में क्या मिला, F1 मतलब फर्स्ट फीलियर में क्या मिला कि पहला प्लांट पिंक हो गया, ठीक है। और फिर F1 को क्रॉस पॉलिनेट कराया, मतलब क्रॉस पॉलिनेट नहीं, सेल्फ फर्टिलाइज कराया F1 को, तो क्या मिला, F2 में 3:1 का रेशियो मिला। मतलब उन्होंने पाया कि जो पिंक फ्लावर है वो डोमिनेंट है किस पे, वाइट फ्लावर पे, क्योंकि आपने देखा कि पिंक और वाइट को क्रॉस कराया तो पिंक मिला, और पिंक को सेल्फ फर्टिलाइज कराया तो उसमें 3 चीज़ें मिली हमें, और भले 4 चीज़ें मिली, और उनमें से 3 पिंक थे और एक वाइट था, मतलब वाइट
रिसेसिव है, पिंक डोमिनेंट है। आगे का चैप्टर्स कल अपलोड होगा। टिल देन stay safe and keep watching. Subscribe the channel, comment if you like. Thank you.